कि वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन को वक्फ प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर देता था, इस प्रावधान को अब हटा दिया गया है। किसी गरीब की जमीन अब नहीं जाएगी। रिजिजू ने वक्फ बोर्ड के नियम 40 के गलत इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। बिल का विरोध करने वालों को नसीहत देते हुए एक शायरी भी पढ़ी, सुनिए। मेरी हिम्मत को तो सराहो, देखिए मैं कितना हिम्मत के साथ बोल रहा हूं। मेरे हिम्मत को तो सराहो, मेरे हमराही बनो, मैंने एक शम्मा जलाई है हवाओं के खिलाफ। तो इस बहस के दौरान बीजेपी की ओर से रविशंकर प्रसाद ने भी 1986 के शाहबानो केस का भी जिक्र छेड़कर कांग्रेस को निशाने पर लिया। यह भी सुनिए। समय राजीव गांधी इस देश के प्रधानमंत्री थे, 400 का बहुमत था, मात्र एक बेवा मुस्लिम 75 साल की महिला को कुछ 100 रुपए दिए गए, क्या हंगामा खड़ा कर दिया गया। सर शाहबानों के बाद यात्रा आती है साराबानों तक सर, 3 तलाक पर। 3 तलाक को लेकर सर इतनी परेशानी थी, मुस्लिम महिलाएं गई थी कोर्ट में, और सर मैं हाउस में आज कहना चाहता हूं 2 साल तक इनकी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब नहीं फाइल किया ताकि मामला लटकता रहे। और फिर विपक्ष की ओर से अखिलेश यादव के बोलने की बारी आई तो अखिलेश यादव ने बिल को मुस्लिमों से उनके घर दुकान छीनने की साजिश बताया। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी जब भी नया बिल लाती है तो अपनी नाकामी छिपाती है। बीजेपी वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रही है ताकि महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए उनकी बात न हो। सुनिए अखिलेश की बात है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, तुमको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो, और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है, और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई, न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है। और फिर इसके बाद अखिलेश यादव और अमित शाह में तंज की भाषा में वार पलटवार भी देखने को मिला। जब अखिलेश ने कहा कि बीजेपी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, उस पर अमित शाह का जवाब क्या था, सुनिए। भारतीय जनता पार्टी के अंदर मुकाबला चल रहा है कि खराब हिंदू कौन बड़ा है। और ये बात अध्यक्ष महोदय मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं। जो पार्टी ये कहती हो कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, अध्यक्ष महोदय वो अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पाए अभी तक। अध्यक्ष महोदय भारतीय जनता पार्टी क्या है? जी मैं अखिलेश जी ने बहुत हंसते हंसते कहा है, इसको हंसते हंसते जवाब देना। इस सामने जितनी पार्टियां हैं उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष उन 5 लोगों को ही चुनना है परिवार के। हमें माननीय अध्यक्ष जी करोड़ों सदस्यों में से 12-13 करोड़ सदस्य
प्रक्रिया कर कर चुनना है तो देर लगती है। आपके यहाँ जरा भी देर नहीं लगेगी। मैं कह देता हूं अभी 25 साल तक आप अध्यक्ष हो जाओ, नहीं बदल सकता। अध्यक्ष महोदय, क्योंकि जो बात निकल के आई है वो मैं फिर आगे बढ़ा दूं। अध्यक्ष महोदय, जो बात सोशल मीडिया या और जगह गुपचुप हो रही है, कहीं ऐसा तो नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले यात्रा जो हुई है वो कहीं 75 वर्ष की एक्सटेंशन वाली यात्रा तो नहीं थी? नावेद शिकोह साहब वरिष्ठ पत्रकार और संजीव उनियाल साहब राजनीतिक विशेषज्ञ मेरे साथ जुड़े हुए हैं। हम इस बहस को भी डिकोड कर रहे हैं। अब संजीव उनियाल साहब, आपके पास इस वक्त आते हुए देखिए, इसमें जो सारी आशंकाएं हैं, जो नैरेटिव्स बन पा रहे हैं, उसके पीछे भी बैकग्राउंड है। अब चाहे वो 3 तलाक का कानून हो, चाहे भी धारा 370 को भी जोड़ा गया है खास समुदाय से, कई लोगों ने कोशिश की, और फिर अब ये हो, तो ऐसा कहा जाता है कि दरअसल आप निशाने पर लेते हैं और इसीलिए यह मौका मिलता है विपक्ष को नैरेटिव भी बनाने का। देखो, बैरोमीटर देखना होगा अजय झा। अगर किसी भी चीज का बैरोमीटर आपको देखना है, अगर किसी टीचर का बैरोमीटर देखना है तो उसके कितने स्टूडेंट्स पास होते हैं, वो बैरोमीटर है। अजय झा का प्रोग्राम का बैरोमीटर चेक करना है तो आप देख लीजिए कि उसकी टीआरपी क्या है। और ऐसे अगर पॉलिटिकल पार्टी को किसी को माफ करना है, आपने जांचना है, तो आपको ये देखना हो कितने स्टेट में कितनी बार रिपीट हो रही है, कितने नंबर्स के साथ उसकी थंपिंग मेजोरिटी से वो आ रही है, तो उसका लोग उसकी बातों को मानते हैं। तो ये जो विषय, गूढ़ विषय लगातार भारतीय जनता पार्टी पिछले 10 सालों में उठाती रही है, वो शायद हृदय में बसे हुए विषय थे जनता के। उस जनता उन विषयों से बहुत परेशान थी, उस कांग्रेस की उन नीतियों से बहुत परेशान थी, परिवारवाद के आसपास वाली राजनीति से बहुत परेशान थी। इसलिए गूढ़ विषयों की जब भी बात हुई तो आप देखिए 108 घंटे की बहस, 34 सिटिंग, 284 स्टेक होल्डर्स का चुनना देखना, जेपीसी का गठन, और उसके बाद इन सबका आना, ये प्रतीत बताता है आपके कहने से जेपीसी बैठी थी। और जेपीसी के बैठने के बाद 10 और 6 से 16 और 10 से आपने देखा कि वोटों की गिनती के बाद ये जेपीसी में जो अमेंडमेंट्स हुए, 30 टोटल अमेंडमेंट्स, जो टोटल अमेंडमेंट्स थे 16 थे शायद, वो उनमें से 14 एक्सेप्ट हुए। तो मैं ये आपको 44 अमेंडमेंट में से 16 एक्सेप्ट हुए। तो आपको ये मैं बताना चाहता हूं इन नटशेल कि वाकिफ आपके पास प्रॉपर्टी आपके नाम नहीं है, मोटी मोटी बातें, और आप उसको दान कर रहे हैं। आपके पास जब कोई चीज है ही नहीं, लॉ का पहला मैं लॉयर हूं, आप उसको दान कैसे कर सकते हैं? और आप दान करने के बाद आपके बल्कि कुरान में भी उसको जो है हराम माना गया है कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है और आप उसको कैसे दान दे सकते हैं। वक्फ वाइज यूजर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप लंबे समय तक एक प्रॉपर्टी को यूज करते आ रहे थे, उस लंबे समय में ऑनरशिप राइट्स आपके पास नहीं थे, पर लंबे समय से कर रहे थे वक्फ बाय यूजर, तो उसको आपने जो है खत्म किया अमेंडमेंट में। तो गलत क्या किया है? अगर किसी ऑनरशिप के बिना एक प्रॉपर्टी चल रही थी तो उसके पेपर दिखाओ भैया, कलेक्टर को दिखाओ। कलेक्टर जो डीएम होता है कई स्टेट्स में, कलेक्टर को उन्होंने डिप्यूट किया, तो उसमें गलत क्या है? और एक जो था वक्फ अलाल औलाद, ये एक तरीके की प्रॉपर्टी ऐसी थी कि अगर आप उस प्रॉपर्टी को अपने बिना लीगल हियर्स की सम्मति के दान करते हैं तो ऐसा नहीं होगा, और लड़की को तो इंक्लूड ही नहीं किया जा सकता था। अब उसमें लड़की को भी आप इंक्लूड करेंगे और उनसे लीगल हियर से भी आपको परमिशन, उनके साथ बैठ के आप कॉमन प्लेटफॉर्म पर आएंगे, जो भी प्रॉपर्टी को आगे दे पाएंगे। तो ऐसी बातें हैं। उसमें बताइए कि अभी आपके सामने 2013 के बाद सरकारी जमीनों को आप इशारा करते हैं, अरे संसद की जमीन, आप ऐसी इंपॉर्टेंट जगहों पर इशारा करने के बाद वो प्रॉपर्टी आपकी हो जाएगी। कल को आपका स्टूडियो अजय झा बैठे, उस स्टूडियो तक पे इशारा हो जाता, तो इसमें गलत क्या है? इसको टच करने के लिए नावेद साहब, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। नावेद साहब, तो ये सबसे बड़ी बात ये कही जा रही है बार बार कि ऐसा लग रहा है कि दो बातें बड़ी, कि एक मनमानापन हो गया था क्या, अब संसद को भी कह रहे हैं कि ये वक्फ की जमीन है, सीजीओ कॉम्प्लेक्स को कह रहे हैं, और ऐसी बहुत सारी जगहों को, और दूसरी तरफ इन सारी जमीनों का फायदा चंद लोगों को मिल रहा था, तमाम बाकी गरीब लोगों को नहीं मिल रहा था। अब सबकी नुमाइंदगी की बात हो रही है, तो क्या गलत है? देखिए, बहुत सारी बातें, थोड़ा मुझे समय दीजिएगा। पहली चीज तो ये कि ये बात बिल्कुल सही है कि भ्रष्टाचार व्याप्त रहा, हमेशा से रहा, कोई भी सरकार रही, सदियों से रहा है, और जेन्युइन लोगों को सोशल कॉज में
इसका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, लूट घसोट हो रही थी। ये बात बिल्कुल सत्य है और मुस्लिम समाज भी इस बात को जानता है और समझता है कि उसका इसमें कोई फायदा नहीं था। किसी गरीब महिला को इसका लाभ नहीं मिल रहा था, किसी गरीब बच्चे की पढ़ाई के लिए वक्फ की आमदनी से पैसा नहीं मिल रहा था, ना किसी गरीब के इलाज के लिए मिल रहा था। ये बात बिल्कुल सही है और मुस्लिम समाज भी वक्फ बोर्ड से बहुत चिढ़ा हुआ था और उसको लगता था कि जो दबंग मुसलमान है, जो सत्ता का करीबी है, जो माफिया है, जो दाढ़ी लगा के मौलाना बन गया है, वो लूट कर रहा है और कौम को, समाज को, देश को इसका कोई फायदा नहीं मिल रहा। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन इसके साथ 2-3 झूठ हैं जो सरकार के दावों में नजर आते हैं। पहली चीज तो ये कि ऐसा नहीं है कि वक्फ बोर्ड और सरकार कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती वक्फ बोर्ड के, या कानून इतना कमजोर है कि वक्फ बोर्ड के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता। मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि उत्तर प्रदेश में वक्फ बोर्ड का चेयरमैन, जो सबसे बड़ी हस्ती होती है, जो संचालित करता है, उसके ऐसे तमाम चेयरमैन हैं जिनके खिलाफ सरकार के पास पत्रावलियां रही हैं भ्रष्टाचार की, और सरकार ने कार्रवाई इसलिए नहीं की। हर सरकार ने यही किया, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की हो या बसपा की, और बीजेपी सरकार में भी, क्योंकि चेयरमैन इसीलिए आपको लगता है नावेद साहब आपको लगता है जी कि इस संशोधन से, जिस पर इस वक्त बहस चल रही है, क्या वो जो इतने बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार था उस पर लगाम लग पाएगा? एक बात समझ लीजिए, आप मेरे घर में आते हो और मेरे घर में एक गिलास पानी है और मैं आपको गिलास पानी नहीं देता हूं, तो बाल्टी भर जब पानी होगा तब भी मैं नहीं दूंगा। मेरे पास में पूरा ड्रम पानी होगा, पूरा समुद्र पानी होगा, तब भी नहीं दूंगा, क्योंकि जब मेरे पास में 2 गिलास 1 गिलास पानी था तब भी मैंने नहीं दिया। अगर सरकार की, मैं दावे से कहता हूं इस आपके चैनल पे कि इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार है, केंद्र में बीजेपी की सरकार है, इतना भ्रष्टाचार हुआ, आपने किसके खिलाफ कार्रवाई की? कौन चेयरमैन जेल गया? और मैं ये भी दावे से करता हूं, टेक्निकली मुझे नॉलेज है, मेरा रिसर्च है, मैंने वक्फ एक्ट पढ़ा है, कि सरकार अक्षम नहीं है, सक्षम है कार्रवाई करने के लिए। मैं बता तो रहा हूं, वो चेयरमैन जिन्होंने लूट की, भ्रष्टाचार किया कई राज्यों में, उनके खिलाफ सारे सबूत हैं। और इस सरकार ने किया ही नहीं, सपा ने भी नहीं किया, किसी ने नहीं किया। संजीव जी से भी समझूंगा, बोर्ड का लूट मार के हिस्सेदार है। तो कैसे कह दें कि नया और ज्यादा उनको पावर मिल जाएगा, कानून और संशोधित हो जाएगा तो कार्रवाई हो जाएगी? ओके, ठीक है, संजीव जी से भी इस सवाल पर समझूंगा, लेकिन इस बीच ये भी दिखाते चले कि इस बिल को केंद्र की सरकार की सहयोगी पार्टी टीडीपी और जेडीयू के समर्थन को लेकर के बड़ा सवाल था। विपक्ष ने अपील भी की थी कि आप समर्थन न करें, लेकिन समर्थन मिला। जेडीयू की ओर से राजीव रंजन यानी कि ललन सिंह ने पार्टी की ओर से क्या क्या कहा, सुनिए। तो एक धार्मिक संस्था नहीं है, विनियामक है और प्रशासनिक निकाय है जो मुसलमानों के हक के लिए काम करती है। आज उसको नैरेटिव बनाया जा रहा है। क्यों नैरेटिव बनाया जा रहा है? आप मोदी जी को कोस रहे हैं। अरे भाई, मोदी जी का चेहरा अगर आपको पसंद नहीं आता है तो मत देखिए मोदी जी की तरफ, उनके अच्छे काम का प्रशंसा करिए, यही काम करिए। लेकिन मोदी जी ने जो आज काम किया 2013 में, जो आपने पाप किया था, उस पाप को समाप्त करके आज मोदी जी ने पारदर्शिता लाने का काम उसमें किया है। आपको क्या दिक्कत हो रहा भाई? हाँ, ये अलग बात है कि आपको मोदी जी पसंद नहीं है तो नहीं है, तो मत रहे, लेकिन देश की जनता मोदी जी को पसंद करती है और इसलिए मोदी जी पारदर्शिता के साथ समाज के हर तबके के लिए काम करने का काम करते हैं। ये पाप आपका है और आपके उस पाप को आज मोदी जी ने आपके चंगुल से, उस गिरोह से निकाल के आम मुसलमानों की तरफ उसको फेंक दिया है उसके काम करने के लिए। तो ये आपको खराब लग रहा है? क्यों खराब लग रहा है भाई? ये खराब लगने की कोई चीज तो है नहीं। आप मुसलमानों के कल्याण के विरोधी हैं क्या? आप मुसलमानों के कल्याण के लिए अगर मोदी जी ने कोई काम किया तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए थी। तो जेडीयू और टीडीपी जैसी सरकार के सहयोगियों को लेकर कंफ्यूजन तो था, पर दोनों पार्टियों ने कल ही साफ कर दिया था कि वो बिल का समर्थन करेंगे। मगर विपक्ष की ओर से भी कुछ पार्टियों में दुविधा दिखी, खासकर उद्धव ठाकरे के शिवसेना के भीतर। सांसद अरविंद सावंत ने अपने भाषण में यह क्लियर नहीं किया कि
कि वो बिल के पक्ष में है या विरोध में। इस पर किरेन रिजिजू ने सवाल भी पूछा, लेकिन सावंत ने जवाब नहीं दिया। सुनिए। अरविंद सावंत जी बैठते बैठते समर्थन किया कि नहीं किया वो बोला नहीं है, इसलिए मैं आप बिल को समर्थन करते कि नहीं करते आपने क्लियर नहीं किया। लेकिन मैं से इतना कहना चाहता हूं, पहले मुझे भी अरविंद सावंत जी का शिव सैनिक होने का, शिवसेना का एमपी होने का जैसे बोलचाल था वो क्यों बदल गए हैं? आप इंसान बदल गए या कांग्रेस के साथ हाथ मिले इसलिए आप बदल गए? पहले तो बड़ा शिवसेना का एजेंडा लेके अच्छा बोलता था, हमको भी अच्छा लगता था। ऑनरेबल मेंबर श्री नीलेश लंकेश जी प्लीज स्टार्ट। आप शुरू करो। ऑनरेबल मेंबर आप प्लीज बैठिए। हम नहीं बदल गए। संजीव मुनियाल जी जो सवाल उठा रहे हैं नावेद शिकोह साहब कि आप पहले के मौजूद कानून को, इस सवाल पर मैंने पिछले भी एपिसोड्स में आपसे बात की है, आप उनके आधार पर भी कार्रवाइयां कर सकते थे ना, तो अब फिर से एक बार कानून में सुधार, क्या ये पॉलिटिकल इसका पर्पस है या वाकई सुधार पर्पस है? भाई देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज हैं, पॉलिटिकल तो थोड़ा बहुत हो सकता है, परंतु मोदी, योगी, अमित शाह और जो ये स्टालवार्ट्स हैं, जो टीम है, इनसे आप ये बिल्कुल उम्मीद नहीं कर सकते कि ये कोई ऐसा काम करेंगे जो देश के, समाज के, जाति के, इस भूमि के अगेंस्ट होगा। और टॉलरेट करने वाला तो ये आइडियोलॉजी बिल्कुल नहीं है किसी को भी। तो मैं बिल्कुल भी 0.0% भी इनसे सहमत नहीं हूं। जो पार्टी, जो आइडियोलॉजी, जो पॉलिटिकल विल इस पार्टी ने दिखा के, इतने बड़ा मादा दिखा के संशोधित ही कर दिया, जबकि उसके साथ ऐसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर थे जिनकी की एक बहुत बड़ी टीम जो है मुस्लिम वोटर्स पर डिपेंड थी, जेडीयू जैसे लोग, टीडीपी जैसे लोग, और बिहार में आप देखिए कि मतलब पासवान जैसे लोग, इस तरह के लोगों के साथ मिलकर ऐसा जबरदस्त कानून को जो लॉन्च कर देना और आज लगभग लोकसभा में पास कर दिया, कैसी बातें करते हैं लगड़ा जो अपने आप में। वहां आज लोग भागते हैं यूपी में, आप यूपी के ऊपर इशारा करते हैं। आपको लगता ही होगी किसी को टॉलरेट करने वाला, वो किसी भी गैर कानूनी चीज को टॉलरेट नहीं कर सकते। और गैर कानूनी चीज को टॉलरेट ना करना ये एग्जांपल देता है कि वो कितने ईमानदार हैं। इसीलिए हम टीवी पर तो बहस कर सकते हैं, परंतु उससे पहले हम कोर्ट में जाएं, आरटीआई लगाएं, या जो इंफॉर्मेशन हम दे रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन के क्या प्रूफ है हमारे पास? आज तक वो किसी अखबार में क्यों नहीं आए? तो मुझे लगता है मुखरस्ती इति वक्तव्यम, हमें मुंह दे रखा है, हम कुछ भी बोल सकते हैं। ये मुझे लगता है कि ये बिल्कुल टॉलरेट आज लोग नहीं करेंगे। और ये इतना मीडिया जो इतना सशक्त हो चुका है, क्या वो नहीं जानता? क्या वो नहीं उठाएगा यह प्रश्न, जो प्रश्न मेरे मित्र उठा रहे हैं? तो ये बिल्कुल एग्री नहीं करते। उन्होंने तो सीधे का सीधा क्या है, लॉट बदलने की बात कर रहे हो, उन्होंने पूरे का पूरा टन ही बदल दिया। उन्होंने आप टायर बदलने की बात कर रहे हो, उन्होंने पूरे का पूरा ट्रक ही बदल दिया कि लाइए अब नए कानून के साथ आइए, आड़े हाथों लेते हैं आपको। नावेद साहब, तो नावेद शिकोह साहब, ठीक है, ये तो आप मानेंगे कि इसमें अगर जो मोटी मोटी बातें इस संशोधन में हैं कि इसमें ज्यादा लोगों को शामिल किया जाएगा, मुस्लिम समाज के हर तबके से, चाहे वो शिया हो, सुन्नी हो, या फिर बाकी बिरादरी से हो, या महिलाएं हो, या एक्सपर्ट्स हो, सबको शामिल किया जा रहा है। कानून के रास्तों को खोल दिया गया है कि आप हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं। तो ये सब तो बताता है कि इसको न्याय के दायरे में लाने की मंशा है। इसमें क्या शक है? अरे इसमें कोई शक नहीं है। शक सिर्फ इसी बात का है कि जो भारतीय जनता पार्टी, जो सरकार, जो हम, जो आप, जो जनता कह रही है, उस बात को तो मानना पड़ेगा कि वक्फ बोर्ड में बड़ा भ्रष्टाचार रहा है पूरे इतिहास से लेकर वर्तमान तक। मेरा मतलब, मेरी बात को समझने की कोशिश करिए। ये भाजपा भी कह रही है, ये सरकार भी कह रही है, ये संसद में भी कहा जा रहा है। तो क्या इसीलिए ये कानून, क्योंकि भ्रष्टाचार को रोका नहीं जा पा रहा था, चाहे वजह जो भी हो, मुझे चूंकि ये जानकारी नहीं है, और संजीव जी भी कह रहे हैं कि इसका अभी हमारे पास फैक्ट नहीं है कि क्या भ्रष्टाचार था, कौन इसको रोक सकते थे, क्या कार्रवाई हुई, क्या नहीं हुई। लेकिन इस संशोधन की मंशा आपको क्या लगती है? तो बिल लाया जा रहा है, ये तो हर स्टेप पे ये सवाल आ रहा है, संसद में सवाल आ रहे हैं। भाजपा ने इसका कारण बताया है बिल लाने का। इसमें तो बच्चा जानता है कि वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार व्याप्त इतना था। तमाम कारण है संशोधन के, उसका मुख्य कारण ये भाजपा कह रही है, ये केंद्र की सरकार कह रही है, ये प्रधानमंत्री कह रहे हैं, ये गृह मंत्री कह रहे हैं। आप लोगों को भी ये मालूम होना चाहिए है कि कई कारण बदलाव के हैं। मैंने कहा ना, कई कारण गिनाए जा रहे हैं, जो जिन बातों में सच्चाई भी है। उसके दो मुख्य कारण हैं। एक तो ये कि वक्फ बोर्ड का हजारों करोड़ की संपत्ति में भ्रष्टाचार है। ये
नरेंद्र मोदी जी ने कहा है, गृह मंत्री जी ने कहा है, भाजपा के एक एक सदस्य ने कहा है, ये सरकार ने कहा है, ये जनता भी कह रही है और ये बात सच भी है। इसमें कोई इफ बट या कोई बहस की कोई गुंजाइश ही नहीं है। और दूसरा कारण यह बताया जा रहा है कि वक्फ के नाम पर जमीनें कब्जा की जा रही हैं। तो मेरे कहने का यह मतलब है कि सब कुछ जो भी हो रहा है, संशोधन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, बदलाव हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, इनका मकसद बहुत अच्छा है, इनका उद्देश्य बहुत अच्छा है। लेकिन जो भी अभी संशोधन से पहले वक्फ बोर्ड में भ्रष्टाचार है, उसके खिलाफ पूरे देश में इतने राज्यों में बीजेपी की सरकार रही, मैंने यूपी का भी जिक्र किया, वहां इतना भ्रष्टाचार जब हुआ, तो मैं ये कह रहा हूं कि वक्फ बोर्ड कोई पाकिस्तान या श्रीलंका का या चीन का या जापान का नहीं है। इस भारत की सरकार और भारत के कानून में इतना दम है, जब वक्फ बोर्ड बिल्कुल अलग थलग नहीं है कि इस भ्रष्टाचार के खिलाफ 10-20 लोगों को अंदर किया जाता, इस स्कैम को खोला भी जाता। लेकिन राजनीति बड़ी हो जाती है नावेद साहब, जैसे ही ऐसे मसलों में कोई हाथ लगाए कोई भी सरकार, तो उसको आमतौर पर एंटी मुस्लिम करार देने की का नैरेटिव आ जाता है, जो हम अभी भी देख रहे हैं। हो सकता है क्या ये डर वजह रही होगी? आपको क्या लगता है? देखिए, ये सब बातें तो पॉलिटिकल हैं और तमाम तरह की बातें होती हैं। मैं उस टेक्निकल बात का जवाब चाह रहा था कि आप लोगों से इसका जवाब मिलते कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जब इतने राइट्स, इतना कानून और कई ऐसे प्रावधान थे कि वक्फ बोर्ड में जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ सरकारें कर सकती हैं। एक चीज, वो कार्रवाई नहीं हुई, फिर भी देश को उम्मीद करना चाहिए, करना भी चाहिए। अगर अब तक नहीं हुआ है तो आगे करना चाहिए। जी बेशक बेशक। चलिए आप ये बहस तो जारी है, यहां भी टीवी से लेकर के संसद तक में बहस जारी है, और इस पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड ने तो ऐलान कर दिया है कि कानून पास होता है तो हम देश भर में आगे भी विरोध जारी रखेंगे। देखना होगा कि क्या ये रुख लेता है। लेकिन इस वक्त आप दोनों मेहमानों का, नावेद साहब, संजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद लाइव टाइम्स पर जुड़ने के लिए हमसे और हमें अपना पक्ष समझाने के लिए। अब दिलचस्प ये भी है और संसद में भी ये जिक्र आया, लालू यादव ने 2010 में कड़े वक्फ बिल